हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का नया लेक्चर। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं 2022 टर्म 2 के पेपर को। बेटा 21 22 सेशन में ना एग्जाम दो बार हुए थे। कोविड की मूवमेंट थी तो कहीं ना कहीं कुछ इशू आ रहा था। सीबीएसई ने भी टर्म 1 और टर्म 2 करके दो बार एग्जाम दिए थे। टर्म 1 ऑब्जेक्टिव बेस्ड था, टर्म 2 सब्जेक्टिव बेस्ड था। तो पहले हम सब्जेक्टिव कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव को भी कवर कर लेंगे। तो बेटा ये एग्जाम ना आपको 2 घंटे के लिए दिया गया था और 40 मार्क्स के पेपर थे ये आपके। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। 2 आवर्स टाइम अलॉटेड था आपको और 40 मार्क्स का ये पेपर था। पेपर बहुत ही बढ़िया था ये बेटा, आप कह सकते हो इजी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूजिंग अ सुटेबल एग्जांपल डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। बेटा लास्ट हमने जब पेपर किया ना 2023 का, तब भी ये क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया। आगे बढ़ते हैं। यूजिंग अ सुटेबल एग्जांपल डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल। मैं ये कर देता हूँ। यूनिक क्वेश्चन बेटा जो मैंने सोचे हैं अपनी तरफ से कि 10 एग्जाम में 200 कवर कर दूं। 200 क्वेश्चन कवर करने से क्या होगा बेटा, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपका सिलेबस 60 to 70% मैंने ही करा दिया। तो मेरे को लगता है कि ये ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं। स्टॉक वेरिएबल क्या होता है बेटा? विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होते हैं। और फ्लो वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो एक पर्टिकुलर जिसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड चाहिए होता है मेजरमेंट के लिए। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं तो बेटा फ्लो वेरिएबल को आप कह सकते हो आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंट में बनाते थे बेटा, तो नीचे लिखते थे फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 April 2023 टू एंडिंग ऑन 31 March 2024। कहीं ना कहीं बेटा मेजरमेंट के लिए एक साल चाहिए। लेकिन अगर मैं बैलेंस शीट आइटम की बात करूं तो मेजर कब करते थे बेटा? बैलेंस शीट एज एट 31 March 2024। यानी कि बेटा कोई टाइम इन्वॉल्व नहीं है, आखिरी दिन बैलेंस शीट बन रही है, आखिरी दिन की बेटा एसेट्स और लायबिलिटी दिख रहे हैं। तो स्टॉक मेजर होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये एक स्टैटिक कंसेप्ट है, ये एक डायनामिक कंसेप्ट है। इसको टाइम डायमेंशन की जरूरत नहीं है, इसको टाइम डायमेंशन की जरूरत है। इसका एग्जांपल नेशनल वेल्थ हो सकता है, इसका एग्जांपल नेशनल इनकम हो सकता है। वैसे तो 2 मार्क क्वेश्चन है, पर बेटा मैंने 4 डिफरेंसेस बता दिए। आगे बढ़ते हैं। Justify the following statement with valid argument. At higher level of income, people generally have lower MPC. बेटा मैं जस्टिफाई भी करता हूं स्टेटमेंट को। देखो पहली बात तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है लोगों का एमपीसी कम हो जाता है। क्यों? साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। आप एक बात समझो कि अभी तक मान लो लास्ट मंथ तक आप अनएम्प्लॉयड हो, इस महीने आपकी जॉब लगी है 100 रुपए की। ठीक है, खर्चा कितना हो रहा होगा? आपको क्या लगता है उस एडिशनल 100 रुपए की इनकम में से आप कितना खर्च रहे होंगे बेटा? कम से कम आपका खर्चा 90 to 95% हो रहा होगा। 90 खर्च रहे होंगे, 95 खर्च रहे होंगे, जुड़ गया होगा 5-10 रुपए जुड़ रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे ये इनकम बढ़ती चली जाती है बेटा, खर्चे कभी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ते ही नहीं है। साइकोलॉजिकल बात है ये। इंसान को ना सोच बेटा कहीं ना कहीं ये सोच आ जाती है कि मुझे ना कुछ सेव करना है फ्यूचर के लिए। अब मैं कहूँ ये इनकम बढ़ते बढ़ते आपकी 500 हो गई, अब खर्चा सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगा। 90 से 450 नहीं हो जाएगा, 90% की आपका खर्चा नहीं रहेगा। 90 से कितना आ जाओगे? 200 आ जाओगे, 300 आ जाओगे, 350 आ जाओगे, जुड़ने लगेगा काफी अच्छा पोर्शन। तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है बेटा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है खर्चे सेम प्रोपोर्शन में कभी नहीं बढ़ते, हमारी सेविंग्स बढ़ने लगती हैं। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन, स्टेट एनी टू हार्मफुल इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और स्टेट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेटा इसका डिस्कशन ना दोबारा पक्का आएगा, पास्ट ईयर में कभी ना कभी आएगा। ग्लोबल वार्मिंग की बात तब कर लेंगे। यूनिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अभी दो एडवांटेज की बात कर लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। पहली एडवांटेज बेटा, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप ये इंश्योर कर रहे हो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं बेटा, कहीं ना कहीं बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी आपकी प्रेजेंट जनरेशन को भी, और आने वाली जनरेशन का तो फायदा है ही। तो पहला एडवांटेज तो यही लिखना। दूसरी बात, लोअर द पॉल्यूशन इम्पैक्ट। कहीं ना कहीं ये बात भी आ सकती है बेटा, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो पॉल्यूशन का इंपैक्ट कहीं ना कहीं लोअर डाउन होने वाला है, कहीं ना कहीं कम होने वाला है।
और वो चाहे एयर पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन का, नॉइस पोल्यूशन का, सॉइल पोल्यूशन का, किसी भी तरीके की पोल्यूशन की बात कर लो। तो ये थे दो एडवांटेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। फोर्थ वन, आप देख पा रहे हो बेटा दोनों ही न्यूमेरिकल आए हुए। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी फॉर व्हिच इट इज गिवन दैट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बी गिवन है 2500 करोड़ और कंजम्पशन फंक्शन भी गिवन है c इज इक्वल टू 1000 प्लस 0.8y। बेटा मैं ना दोनों ही कर दूंगा चॉइस के क्वेश्चन। मैं चाह रहा हूँ बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाए। तो प्यारे बच्चों करते हैं बात। देखो इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव होती है, ठीक है। और अगर उसने बोला कि इक्विलिब्रियम लेवल है, तो इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है बेटा, एडी और एएस भी बराबर होता है और एस और आई भी बराबर होता है। ऐसा शायद आपने पढ़ रखा होगा। तो क्योंकि एस और आई बराबर होता है और पहले से मुझे बोला गया कि इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है, तो एस की वैल्यू मैंने आई पुट कर दी बेटा। अब कंजम्पशन फंक्शन मुझे गिवन था बेटा 1000 प्लस 0.8y और इन्वेस्टमेंट गिवन थी 2500 करोड़। अब मैं अगर 0.8y को इधर ले आऊं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि यहां से मैं सॉल्व कर सकता हूं बेटा इसको। y की वैल्यू आ जाएगी 17,500 करोड़। ये है बेटा करेक्ट आंसर। चॉइस का भी क्वेश्चन एक बार फटाफट से पढ़ देते हैं बेटा। कैलकुलेट द चेंज इन इनकम फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी फॉर व्हिच इट इज गिवन दैट एमपीसी 0.75 चेंज इन इन्वेस्टमेंट 20,000 करोड़। बेटा मैं ना के का फॉर्मूला लगाऊंगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, कि किसके बराबर होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई के। लेकिन अगर मुझे के की वैल्यू पता लग जाए, डेल्टा आई की पता, तो मैं डेल्टा वाई कैलकुलेट कर सकता हूँ। के की वैल्यू बेटा मैं यहां से निकालूंगा। के का एक फॉर्मूला एनपीसी की भी तो सेंस में होता है, तो उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं हम बेटा। के किसके बराबर था बेटा, 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी मुझे गिवन है बेटा 0.75, तो के की वैल्यू यहां से इजीली कैलकुलेट हो सकती है 4 टाइम्स, मतलब 4 गुना। और अगर के 4 गुना है, एक फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई भी तो है, ये 4 है, डेल्टा आई 20,000 करोड़ है, तो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी होगी 80,000 करोड़। ये रहा आंसर। अब बेटा चॉइस के दोनों क्वेश्चन मैंने कर दिए, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। पढ़ते हैं बेटा फिफ्थ क्वेश्चन। इन एनी कंट्री एज द इनकम राइसेस द कॉम्पोजिशन ऑफ इंफ्रा रिक्वायरमेंट चेंजेस सिग्निफिकेंटली। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, सपोर्ट योर आंसर विद सुटेबल आर्गुमेंट। बेटा बात तो ठीक कह रहा है ये, ठीक है ना। यस वी आर टोटली एग्री विद द स्टेटमेंट। ठीक है, अब मैं इसको जस्टिफाई करता हूं। देखो अगर कोई कंट्री में ना बहुत बैकवर्ड कंट्री है, अभी थोड़ी सी इनकम बढ़ने लगी है, बाबू अगर आप बैकवर्ड कंट्री होते हो, थोड़ी सी इनकम आपके पास, आप शुरू में पता है कैसा इंफ्रा डेवलप करना चाहते हो, जो आपको खाना दे, कम से कम भूखा तो ना मरना दे। तो बेटा आप चाहते हो इरिगेशन से रिलेटेड पूरी की पूरी इंफ्रा को डेवलप करना, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी चाहते हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा चाहते हो कि अगर क्रॉप को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ बने, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहते हो कि कहीं ना कहीं बेटा क्रॉप प्रोडक्शन में कोई भी रुकावट ना। तो अब ये बेसिक इंफ्रा चाहते हो। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा ही देखा गया है बेटा, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का साइज थोड़ा सा श्रिंक होता है। माना बेटा कहीं ना कहीं आप सर्विस सेक्टर पे ज्यादा फोकस करने लगते हो। आप कैसा इंफ्रा चाहते हो, अगेन ये तो चाहते ही चाहते हो भैया थोड़ा बहुत खाना तो सबको चाहिए ना, तो इरिगेशन फैसिलिटी पक्का चाहते हो, ट्रांसपोर्टेशन पक्का चाहते हो, पावर आज भी चाहते हो, लेकिन एडिशनली क्या चाहते हो, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी, आईटी रिलेटेड इंफ्रा चाहते हो। तो ये कॉम्पोजिशन बदल जाती है जैसे जैसे आप डेवलपमेंट की तरफ भागते हो। तो ये 2 मार्क्स क्वेश्चन था, 2 मार्क्स के हिसाब से हमने जस्टिफाई कर दिया। सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एक तरफ न्यूमेरिकल, दूसरी तरफ थ्योरी क्वेश्चन। मैं हमेशा इसकी बात करता हूं। Estimate the value of nominal GDP for a hypothetical economy. The value of real GDP at price index are given as 500 crores and 125 respectively. बेटा वैसे मैं बता देता हूँ, प्राइस इंडेक्स का ना दूसरा नाम जीडीपी डिफ्लेटर होता है। शायद आपने पढ़ा होगा बेटा। अगर आपने नहीं पढ़ा ना ऐसी चीजों को, तो बेटा मेरे साथ सीधा न्यूमेरिकल करने का कोई फायदा नहीं है। बेटा मैं आपसे चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आप पहले लॉन्ग वीडियोस देख लो, ताकि आपके लिए ये चीजें आसान बने।
ठीक है। और लॉन्ग वीडियोस के लिए भी आप मेरे चैनल को रेफर कर सकते हो, जा सकते हो बेटा प्लेलिस्ट में, और रिवीजन बैचेस की सारी वीडियो आपके लिए मैंने एक्सेसिबल बनाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अकाउंट्स और बीएसटी सब देख सकते हो। प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है बेटा नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। इन डिटेल आपको ये बात बता देता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं परसेंटेज में आंसर निकालना चाहता हूँ, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई इसलिए हो रही है बेटा कि अगर किसी चीज का दाम बेस ईयर में 100 था तो उसका दाम आज की तारीख में क्या हो गया, ये कैलकुलेट कराता है प्राइस इंडेक्स। अब यहाँ पर मुझे पहले ही दिया हुआ है कि जिस चीज का दाम 100 था बेस ईयर में वो 125 हो चुका है। नॉमिनल जीडीपी मुझे कैलकुलेट करना है, रियल जीडीपी मुझे 500 दिया हुआ। मैं अगर सॉल्व करूं तो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इट इज 625। ये रहा सिंपल सा आंसर। चलो जी प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम कंपेयर एंड एनालाइज द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका ऑन द बेसिस ऑफ एनी टू इंडिकेटर फ्रॉम द गिवन शेड्यूल। इंडिकेटर गिवन है बेटा मुझे इंडिया के भी, चाइना के भी, यूएसए के भी और श्रीलंका के भी। बेटा चाइना और यूएसए को बिल्कुल इग्नोर मार दो, इंडिया और श्रीलंका में कंपैरिजन है वो भी किसी दो इंडिकेटर के बेसिस पे। मैं चारों की बात कर देता हूं बेटा, आप एक बार देख लेना कि आपको दो कौन से आसान लगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 मुझे गिवन है, इंडिया का 34, श्रीलंका का 7.5। पहले बता देता हूँ इन्फेंट का मतलब क्या होता है बेटा, वो बच्चे जिनकी एज अभी 1 साल तक है उन्हें हम इन्फेंट बोलते हैं बेटा। बाबू इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 34 पर 1000 है इंडिया का। 34 पर 1000 का मतलब समझते हैं कि बच्चा अपनी 1 साल की उम्र भी पूरी नहीं कर रहा और उससे पहले ही बेटा भगवान को प्यारा हो जाता है। अब बेटा 34 पर 1000 का मतलब आप समझो, इट इंडिकेट द पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटी ऑफ इंडिया। मतलब श्रीलंका की हेल्थ केयर फैसिलिटी इंडिया से अच्छी है कि हम बचा पा रहे हैं ये अपने इन्फेंट्स को बेटा, और हम नहीं बचा पा रहे। हर 1000 में से 34 बच्चे 1 साल पूरा नहीं करते बेटा, मर जाते हैं। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट पर 1000 भी बेटा इंडिया का बहुत हाई है एज कंपेयर टू श्रीलंका। अगेन आप यहाँ लिखोगे पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटी ऑफ इंडिया एज वेल एज, एक और चीज यहाँ पर मेंशन करना, इट इज ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन या अंडर नरिशमेंट। इंडिया बेटा पूरा न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहा अपने इन्फेंट्स को, क्योंकि अगर आप 5 साल की एज पूरे कर रहे हो तो सिर्फ पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटी जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी बेटा ये नंबर और बढ़ गया है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इन्फेंट इम्यूनाइज्ड बीटीपी इन परसेंटेज, इट इज 88%, इट इज 99%। बेटा इम्यूनाइज्ड का मतलब कुछ और नहीं, वैक्सीनेशन से। अब बेटा वैक्सीनेशन इन्फेंट्स को इंडिया में 88% बच्चों को लग रही है, जबकि श्रीलंका में अप्रोक्सीमेटली 100%। तो कहीं ना कहीं बेटा ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का एक्सेस ही नहीं है। इतने सरकारी हॉस्पिटल खोले हुए सरकार ने, फिर भी हम बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं कर पाते उन फैसिलिटीज को। ठीक है जी, सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन फ्री चलाया जाता है बेटा, 88% ही है फ्री लेने वाले भी, 12% लोगों के पास एक्सेस नहीं है पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज का, आपको ये बताना पड़ेगा। लास्ट वन, गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली 4%। 4% हम जीडीपी का खर्च रहे हैं और बेटा श्रीलंका 3%। यहाँ बेटा नंबर जरूर स्लाइटली हाई है पर बेटा ये फिर भी आपके फेवर में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर श्रीलंका अपने जीडीपी का 3% खर्च रहा है, उनकी तो पॉपुलेशन कुछ नहीं है। अगर जीडीपी का 3% खर्च रहे हो तो 80-90% पॉपुलेशन को तो आप वैसे ही कवर कर रहे हो बेटा। लेकिन अगर आप इंडिया में 4% खर्च रहे हो जीडीपी का बेटा, आपकी 80-90% पॉपुलेशन कवर हो ही नहीं सकती। आप 50-60% तक ही रह जाओगे, आपको कम से कम जीडीपी का 6% खर्चना है जो आइडियल है, तब जाकर आप सारी पॉपुलेशन तक पहुंच सकते हो। तो ये भी आपके अगेंस्ट ही जाता है, चारों स्टैट आपके अगेंस्ट है बेटा। जो दो आपको अच्छे लगे वो लिख लेना बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। यूजिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल इलेबोरेट द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी। चलो जी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बेटा बात करनी है मुझे, मैं कर देता हूँ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात। बेटा आपने ना ये सारी टर्म पढ़ी होंगी जो मैं अब लिख रहा हूँ, सारी की सारी टर्म, डेल्टा आई, डेल्टा वाई, डेल्टा सी, डेल्टा एस, और मैं मान लेता हूँ इकोनॉमी का एमपीसी 0.90। बेटा इकोनॉमी का एमपीसी मतलब
मतलब इकोनॉमी में जो भी कोई एडिशनल इनकम कमाएगा उस एडिशनल इनकम का 90% खर्च देगा। देखो एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई के बराबर होता है। मतलब तो यही है कि अगर आप कोई एडिशनल इनकम कमाते हो उसमें से कितनी एडिशनल इनकम खर्च कर देते हो। तो एमपीसी बताता है बेटा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब मैं कहता हूँ बेटा सरकार ने ना एक इन्वेस्टमेंट करके दी 100 करोड़। ठीक है, सरकार ने एक इन्वेस्टमेंट करी, हाईवे कंस्ट्रक्ट कराया 100 करोड़ का। देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या बोलता है, एन इनिशियल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लीड टू द ग्रेटर इंक्रीज इन द इनकम। अगर आप इन्वेस्टमेंट में कुछ इंक्रीज करोगे तो इनकम सिर्फ उतनी ही नहीं बढ़ेगी, इनकम कई गुना बढ़ेगी। यानी कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ की करी तो ये नहीं होगा कि इनकम सिर्फ 100 करोड़ की बढ़ेगी, इकोनॉमी में इनकम कई गुना बढ़ेगी। चलो जी देखते हैं बेटा, मुझे ये बात प्रूव करनी है वर्किंग से। अब बेटा सरकार ने क्या करा, एक हाईवे कंस्ट्रक्ट करा, 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट देश को मिली। बेटा देखो अगर आप 100 करोड़ खर्चोगे तो किसी को तो इनकम मिलेगी। सरकार ने ठेकेदार को 100 करोड़ रुपए दिए, ठेकेदार डीएलएफ था, एलएनटी था, कोई कंपनी थी जिसने कंस्ट्रक्ट किया है। बेटा उनको मिल गई 100 करोड़ की इनकम, इनकम को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा 100 करोड़ की इनकम मिली, इसके खर्चे कितने, अभी हमने डिसाइड करा था इकोनॉमी का एमपीसी 90%। यानी कि अगर आप कोई एडिशनल इनकम कमाओगे उसमें से 90% खर्च हो गए। बेटा इसका खर्चा क्या है, इसने बेटा कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत सारा खरीदा हुआ है कंपनी से, मशीनरी रेंट पर बुलाई हुई है या खरीदी हुई थी, लेबर को पैसे देने थे, तो इसने 90% खर्च दिया, इनकम खर्च दिया 90%, यानी कि इसका खर्चा कंजम्पशन 90 करोड़ है। तो सेविंग कितनी बेटा, 100 करोड़ में से 90 करोड़ खर्च कर दोगे तो सेविंग कितनी, 10 करोड़। अब बेटा हमारी इकोनॉमी इस प्रिंसिपल पे काम करती है, जो चीज एक इंसान के लिए खर्चा है वो दूसरे के लिए इनकम है। अगर कोई चीज डीएलएफ के लिए खर्चा थी, ठीक है, वो बेटा किसी और के लिए तो इनकम है। किनके लिए इनकम है बेटा, बेटा ये इनकम है उन मजदूरों के लिए, उन बिल्डर्स, उन कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए जिनसे आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदा है, ठीक है, जिनसे आप मशीनरी रेंट पर खरीद कर लाए हो, ये खरीद कर लेकर आए हो बेटा, उनकी ये इनकम है। बेटा ये भी फर्दर खर्चेंगे, जिंदा रहना, कुछ खाएंगे पिएंगे, अपने घर के लिए राशन लाएंगे, और हमने एग्जाम्पल लिया कि 90% ये भी खर्चेंगे। अगर इसका 90% ये खर्चेंगे तो किसी को तो इनकम मिलेगी बेटा, क्योंकि इकोनॉमी का प्रिंसिपल है एक इंसान का खर्चा दूसरे की इनकम। मैं कहता हूँ रिटेलर की दुकान से इन्होंने राशन दिया इन मजदूरों ने, तो इन्होंने खर्चा कर दिया, किसको इनकम मिली, रिटेलर को इनकम मिली। अब बेटा वो भी खर्चेगा 90%, और ये चीज चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी बेटा, जब तक इनकम 1000 करोड़ नहीं हो जाएगी। अगर ये 1000 करोड़ हो जाएगी तो बेटा ये 900 करोड़ हो जाएगी, और ये 100 करोड़ हो जाएगी, क्योंकि ये 90% खर्च रहा है। अब बेटा मेरा कोई दिल कह रहा था इसको 1000 करोड़ बोलने का, मैंने कुछ और फिगर क्यों नहीं बोली बेटा, मैंने ना क्या करा, कहीं ना कहीं एक चीज, एक कंसेप्ट लगाया। अब वो कंसेप्ट क्या था मैं ये भी बता देता हूँ बेटा। के का एक फॉर्मूला एमपीसी की भी सेंस में होता है, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, और यहाँ पर एमपीसी दिख रहा है इकोनॉमी का 0.90, यानी कि के कितना हो जाएगा 10 टाइम्स। और फिर मैंने के का दूसरा फॉर्मूला लगा दिया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अगर के 10 टाइम्स है, डेल्टा वाई मुझे कैलकुलेट करना है, डेल्टा आई अभी मैंने 100 करोड़ लिया था, यानी कि डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 करोड़ हो जाएगी। इसी वजह से मैंने यहाँ 1000 करोड़ लिखा। बेटा मैं यही बात प्रूव करना चाहता था कि एन इनिशियल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लीड टू द ग्रेटर इंक्रीज इन द इनकम। इन्वेस्टमेंट में 100 करोड़ बढ़ाओगे तो इनकम में सिर्फ 100 करोड़ नहीं बढ़ेगा बेटा, कई गुना बढ़ेगा, और ये कितना गुना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है बेटा इकोनॉमी के एमपीसी के ऊपर। वैसे इंडिया में 10-10 गुना नहीं बढ़ता, क्योंकि इंडिया में ना लोगों की सोच अभी भी सेविंग करने वाली है। हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी हमें यही सिखाते हैं। तो हम तो अपनी इनकम का 60 to 70% ही खर्चते हैं, बाकी सब जोड़ लेते हैं, तो इतने गुना इनकम नहीं बढ़ती। लेकिन अगर दूसरी इकोनॉमी की बात करो, यूएस की बात करो, वहां लोग अपनी इनकम का 90% खर्च देते हैं, तो कहीं ना कहीं 10 गुना होता है वहां पर मल्टीप्लायर। आई होप मैंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी इस बात को आपको क्लियर कर दिया है। 9 का ए, 9th का ए पार्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीएनपीएफसी, और एक न्यूमेरिकल दिख रहा है मुझे बेटा कहीं ना कहीं नेशनल इनकम से, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड इंटरेस्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन, सब्सिडी, एनएफआई, मिक्स्ड इनकम, और डिस्टिंग्विश बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी।
बेटा ये एक तरफ है दो क्वेश्चन, एक 3 मार्क एक 2 मार्क, और चॉइस भी है मेरे पास। देखते हैं चॉइस का क्वेश्चन क्या है। अगेन नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट यूजिंग द गिवन डेटा, न्यूमेरिकल 3 मार्क, और डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडिशन 2 मार्क। बेटा लास्ट लेक्चर में ना कहीं मैंने वैल्यू एडेड मेथड पे एक न्यूमेरिकल किया है, तो मैं इस बार चाहता हूं बेटा किसी और मेथड से भी न्यूमेरिकल कर दे इस बार हम बेटा, क्योंकि हमारा पर्पस तो मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आपको तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो आपको कहीं कॉन्फिडेंस आएगा कि हम पेपर अटेम्प्ट करने लायक हो गए। तो मैं अभी अटेम्प्ट कर रहा हूँ बेटा 9th का ए पार्ट ही, और यही दोनों मैं क्वेश्चन कर दूंगा। अब मेरे को बेटा कहा जाता है कैलकुलेट करो आप GNPFC, और जब मैंने डेटा पढ़ा, आपको भी ध्यान होगा बेटा ये सब डेटा ना कहीं इनकम मेथड का डेटा है। अगर ये इनकम मेथड का डेटा है बेटा, इनकम मेथड कैलकुलेट क्या कराता है बेटा, GNPFC डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर पाओगे आप, कहीं ना कहीं पहले NDPAT-FC कैलकुलेट करोगे, यानी कि डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलती है बेटा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, इन 5 चीजों को जोड़ दो बेटा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मेरे पास 12,000, रेंट और इंटरेस्ट 1800, ये 12,000, ये रेंट और ये इंटरेस्ट मिलाकर कितना है 1800। प्रॉफिट्स देख लेते हैं बेटा, बिजनेस के प्रॉफिट है बेटा 1500 और मिक्स इनकम है 1300। ये रहा बेटा 1500 और ये रहा 1300, 2800 4600, यानी कि 16,600 करोड़। अब क्वेश्चन ने कहा कैलकुलेट GNPFC, NDPAT-FC तक हो बेटा कन्वर्ट कर लो GNPFC में। एन को जी में कन्वर्ट करने के लिए प्लस डेफ, डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस NFIA। बेटा NDPAT-FC मेरे पास है डेप्रीसिएशन और NFIA देख लेते हैं। डेप्रीसिएशन 1100 करोड़, NFIA 120 माइनस का, यानी कि बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 17,580 करोड़। तो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल था बेटा, मैंने कर दिया। जो अगला न्यूमेरिकल होगा वो भी सिंपल होगा बेटा, जो चॉइस वाला क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी में क्या डिफरेंस होता है बेटा, रेंट वो फैक्टर इनकम है जो ओनर अर्न करता है फॉर लेंडिंग देयर सर्विसेज जस्ट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है ना। यानी कि आप लिख सकते हो फैक्टर इनकम अर्नड बाय द ओनर फॉर लेंडिंग देयर सर्विसेज लाइक लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, कि अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग दी है और कहीं ना कहीं प्लांट एंड मशीनरी दिया है, तो फैक्टर इनकम के तौर पर आपको रेंट मिलता है। तो रॉयल्टी क्यों मिलती है, फैक्टर इनकम अर्नड बाय द ओनर फॉर लेंडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर आप कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स ये लैंड करते हो, तो बेटा उसके बदले में आपको रॉयल्टी मिलती है। तो आई होप मैंने डिफरेंस क्लियर कर दिया। ये एक एक डिफरेंस ही लिखना है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार है। CBSE सजेस्टेड आंसर भी यही कहते हैं। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं बेटा। तो अभी हम 9th क्वेश्चन तक फिनिश कर चुके हैं, 10th पढ़ते हैं। India has been dealing with the problem of deficient demand since the imposition of COVID lockdown in March 2020. बेटा कोविड की वजह से डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है। स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स टू कॉम्बैट द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इन इंडिया। कौन से 2 मॉनेटरी पॉलिसीज है बेटा, मॉनेटरी पॉलिसीज का थोड़ा सा मतलब समझ लो बेटा। मॉनेटरी मेजर्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ monetary measures are taken by the RBI and the fiscal measures are taken by the government of India। तो ध्यान रखना उसने आपसे मॉनेटरी मेजर्स पूछे मतलब आरबीआई के मेजर। तो सबसे पहला काम तो क्या करना बेटा, अगर डेफिशिएंट डिमांड है इकोनॉमी में, बैंक रेट को कम कर दो। बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक, जिसपे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। अगर भैया कॉमर्शियल बैंक को पहले आप 9% पे लोन देते थे, या 6 मान लो 6% पे लोन देते थे, तो अब 4% पे देना शुरू कर दो। अगर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को इतना सस्ता लोन देगा, तो कॉमर्शियल बैंक भी आगे और सस्ता लोन देगा, और जितना सस्ता आप लोन दोगे उतना इकोनॉमी में पैसा पहुंचेगा, उतने लोग लोन अवेल करेंगे और इकोनॉमी में पैसा पहुंचेगा। डेफिशिएंट डिमांड में बेटा पर्पस यही है कि इकोनॉमी में पैसा पहुंचाओ, जो मंदी है उसको खत्म किया जाए। तो सबसे पहला काम बेटा आपको बैंक रेट कम कर लेना चाहिए। दूसरी बात, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आपको क्या कर लेना चाहिए, परचेज कर लेनी चाहिए आपको सिक्योरिटी। आप बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ओपन मार्केट से बाय कर लो। अगर आरबीआई क्या करेगा, ओपन मार्केट से सिक्योरिटीज बाय करेगा, तो बाय करने के लिए पैसा देना पड़ेगा, आप लोगों को पैसा दोगे, इकोनॉमी में पैसा पहुंच गया। यही पर्पस है डेफिशिएंट डिमांड में कि इकोनॉमी में पैसा पहुंचाया जाए।
आई होप बेटा मैंने दोनों बातें आपको क्लियर कर दी हैं। मुझसे 2 ही मेजर पूछे गए थे तो दोनों मेजर मैंने बता दिए। आगे बढ़ जाते हैं 11th क्वेश्चन। In the recent past, the government of India has taken vital steps to revive and popularize ISM, Indian System of Medicine. Do you agree with the given statement? Justify your answer with valid reason. सबसे पहले बेटा यस वी आर टोटली एग्री विद द स्टेटमेंट कि गवर्नमेंट ने बेटा बहुत सारे मेजर लिए सच में इसको रिवाइव और पॉपुलराइज करने के लिए। पता है आपको आईएसएम किसको बोलते हैं बेटा? इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन किसको बोलते हैं बेटा? एलोपैथी को नहीं बोलते। एलोपैथी ने तो बहुत बाद में जन्म लिया। इंडियन गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री भी है बेटा जिसको हम बड़ा पॉपुलर करना चाहते हैं, उसका नाम है आयुष। आयुष मतलब आयुर्वेदा, आयुर्वेदा से ठीक करा करते थे लोग। योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी। बेटा ये आयुष की फुल फॉर्म है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी। बेटा ये था इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हम क्यों पॉपुलराइज करना चाहते हैं इसको, क्यों रिवाइव करना चाहते हैं? क्योंकि बेटा इसका ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है, लो इन कॉस्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तीनों बातें लिखना, इफेक्टिव भी है, लो इन कॉस्ट है, खर्चा बहुत कम कराता है, साथ ही साथ बेटा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इनिशियली हम चाहते थे बेटा कि इसी के थ्रू मेडिकेशन किया जाए, लेकिन धीरे धीरे एलोपैथी ने जन्म ले लिया और कहीं ना कहीं बेटा आप देखते हो साइड इफेक्ट भी बहुत है, खर्चा भी बहुत कराता है, इफेक्टिव नहीं है बेटा। वो आपकी बीमारी को कुछ टाइम के लिए दबा देता है और बीमारी फिर कुछ दिन के बाद। तो ये था बेटा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। साथ ही साथ बेटा गवर्नमेंट और क्या कर रही है और क्या वाइटल स्टेप ले रही है? बेटा गवर्नमेंट ने ना एक वाइटल स्टेप ये लिया बिल्कुल लेटेस्ट ही, कि गवर्नमेंट ने बेटा इस फील्ड में रिसर्च को बहुत बढ़ावा दिया। गवर्नमेंट चाहती है कि यही चीज आगे बढ़ जाए। इस टाइम गवर्नमेंट रिसर्च में इसके ऊपर काफी पैसा खर्च रही है। तो ये थे बेटा स्टेप्स जिसकी हमने बात करनी थी। Casualization of workforce has become a perennial problem of the Indian economy. Justify the given statement with valid argument. बेटा करते हैं कैजुअलाइजेशन का मतलब समझते हैं बेटा? व्हेन कैजुअली हायर्ड वर्कर टेंड टू फाइंड मोर जॉब देन द रेगुलर वर्कर। बेटा जब कैजुअली हायर्ड वर्कर को ज्यादा जॉब मिल रही है, जबकि रेगुलर वर्कर को, रेगुलर सैलरीड वर्कर को बेटा जॉब नहीं मिल रही, यानी कि सैलरी वाली जॉब ही नहीं है, सिर्फ दिहाड़ी वाली जॉब रह गई है, कैजुअली हायर्ड वर्कर वाली जॉब रह गई। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? वैलिड आर्ग्यूमेंट बताओ, जस्टिफाई करो। सबसे पहली बात आप एक शॉर्टकट लिखेंगे बेटा ए से क्या आप लिखेंगे कि एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है। तो होता है क्या, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, जो इंडिया का बल्क ऑफ द फार्मर है, वो स्मॉल और मार्जिनल है। जो बल्क ऑफ द फार्मर है बेटा, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, एग्रीकल्चर क्योंकि एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, ये कहीं ना बेटा दिहाड़ी पे जॉब ढूंढता है जब ये खाली होता है। तो इसकी वजह से भी बेटा कहीं ना कहीं कैजुअली हार्ड वर्कर बहुत बढ़ रहे हैं। दूसरी बात बेटा, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है इस चीज का। कंस्ट्रक्शन में बेटा हम रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय तो रखना ही नहीं चाहते। कंस्ट्रक्शन वर्क इंडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है बेटा, ठीक है ना? हम डेवलपमेंट की तरफ भाग रहे हैं ना बेटा, उस डेवलपमेंट के चक्कर में बेटा कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत चल रहा है, और कंस्ट्रक्शन वर्क कहीं ना कहीं कैजुअलाइजेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। तीसरी बात, स्लो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बेटा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ग्रोथ नहीं है। अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में ग्रोथ नहीं होगी तो रेगुलर सैलरीड वर्कर कभी नहीं बढ़ सकते, कैजुअली हार्ड वर्कर बढ़ेंगे। तो बेटा इस शॉर्टकट का नाम है एसीएस। सीएस मतलब वो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, ठीक है ना? अब कॉमर्स साइड में बेटा इतना तो पता ही होगा, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, और आप एसोसिएट मेंबर हो कंपनी सेक्रेटरी के, तो एसीएस बोलते हैं बेटा। मैंने एसीएस एक शॉर्टकट बनाया अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। अब बेटा मेरे को ना एक पैराग्राफ दिया गया और पैराग्राफ पर बेस 2 क्वेश्चन दिए गए। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 गिवन बिलो। चाइनीज इकोनॉमी रिस्क डीपर स्लो डाउन देन मार्केट रियलाइज। ठीक है जी, और ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है बेटा 24 अक्टूबर 2021 की। आप पूरा पैरा पढ़ लेना, मैं समय आपका भी खराब नहीं करना चाहता बेटा। मैंने तो 2-3 बार पढ़ा इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से, ठीक है जी। और पैराग्राफ में ही दोनों क्वेश्चन छुपे होंगे। ये बेटा पेपर हद से ज्यादा इजी आया था, कोई मुश्किल पेपर नहीं था। स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 रीजन दैट एग्जिबिट स्लो डाउन इन अ चाइनीज इकोनॉमी। चाइनीज इकोनॉमी के स्लो डाउन होने के 2 कारण। बेटा आपको ना ढंग से पैरा ही पढ़ने हैं, इसी पैरा से बेटा आपको आंसर मिलेगा। सबसे पहला कारण मैं बता देता हूं बेटा, यहां पर लिखा हुआ है चाइना स्लो डाउन कम एज अ ग्लोबल रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 रिस्क लूजेस मोमेंटम among those at risk from falling investment in China are commodity exporter like।
बेटा चाइना में ना कहीं कॉमोडिटी जो उनसे एक्सपोर्ट किया करते थे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और ये पर्टिकुलर कंट्रीज, कहीं ना कहीं बेटा इन्होंने कम बाय करना शुरू कर दिया चाइना से। चाइना इकोनॉमी कहीं ना कहीं इसी वजह से भी स्लो डाउन हुई। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर आप इस पैरा में पढ़ोगे तो बेटा इकोनॉमिस्ट ने ये नोटिस किया कि कहीं ना कहीं वहां इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज बढ़ती चली जा रही है जो प्रोडक्शन पर इंपैक्ट डाल रही है। तो ये वाली बात आप लिख सकते हो। दो रीजन मैंने आराम से बता दिए बेटा, अगर आप पढ़ोगे तो बिल्कुल डायरेक्ट लिखे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको ढूंढने में। सेकंड वन, discuss briefly any two measure which you may suggest an economic advisor to the government of China। कौन से दो मेजर आप सजेस्ट करोगे? मेरे सजेस्ट करने की जरूरत ही नहीं बेटा, पहले से ही सजेशन गिवन है। ठीक है जी, तो आराम से यहाँ पर पड़ा हुआ है बेटा, आपको तो सिर्फ चिपकाना है और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है जी, मैं एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल जी, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सबसे पहला मेजर, ये देखना बेटा, China's economic risk slower down faster than global investor realize. It is pushing to cut its dependence on real estate. It has started regulating sector from education to technology। यही पहला मेजर, आपको यही काम करना है सबसे पहले, अपनी रियल एस्टेट के ऊपर डिपेंडेंस गिरानी है। अगर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस बढ़ी रहेगी, रियल एस्टेट गिरेगा तो आप तो हमेशा ही गिर जाओगे, आपकी इकोनॉमी धड़ाम धड़ाम गिरेगी। और दूसरी बात, आपको सारे सेक्टर को रेगुलेट करना है, एजुकेशन से लेकर टेक्नोलॉजी। तो पहला तो मैसेज यही लिखा हुआ है, मतलब मेरे तो क्या ही बताने की जरूरत है, यहाँ तो सब कुछ एडवांस में लिखा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, एक और मेजर की बात करनी है, बढ़ते हैं बेटा आगे, पैराग्राफ को देखते हैं। ठीक है जी, मैं देख रहा हूं बेटा कहां पर कुछ लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है बेटा। बेटा चाइना ने सिग्नल दिया इन द रिसेंट वीक दैट इट्स could loosen some policies like telling bank to pick up the pace to mortgage lending as a short term stimulus। बेटा चाइना ने अपने बैंक्स को कहना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं आप लेंडिंग को बढ़ाओ, लोन ज्यादा दो। लोन ज्यादा दोगे, पब्लिक क्या करेगी, पैसा देगी, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वेस्ट करेगी और कहीं ना कहीं जो स्लो डाउन है इकोनॉमी में वो खत्म हो जाएगा। तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए, सारे का सारा क्वेश्चन बेटा इसी पहरा से था। अब हम खत्म कर चुके हैं बेटा टर्म 1 का पेपर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, सॉरी टर्म 2 खत्म कर चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे टर्म 1 के साथ। रखते हैं हम आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बस आपके लिए एक इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बेटा मेरी वेबसाइट का एड्रेस है www.successmantra.com, जहां मंत्रा में बेटा आपको एंड में डबल ए लगाना है। यहाँ पर बेटा मैंने पेड सैंपल पेपर भी आपके लिए डाले हैं, जिसमें 10 बीएसटी, 10 इकोनॉमिक्स, 10 अकाउंट है बेटा। पूरा बंडल 250 रुपी का कॉस्ट करेगा, 30 सैंपल पेपर, 10 रुपी ईच भी नहीं है। ठीक है ना, आप भी जानते हो बेटा कॉस्ट इतनी मतलब कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मार्केट में जो और लोग हैं उनकी कॉस्ट कितनी है। तो बेटा मैं तो चाहूंगा कि आप वो बाय करो, कोई प्रॉब्लम आती है मैं आपके कांटेक्ट में रहूंगा ही हमेशा। ठीक है जी, मैं नहीं चाहता बेटा किसी भी स्टूडेंट को किसी भी लेवल पे कोई इनकन्वीनियंस हो, आप वो नहीं भी बाय करते तब भी मैं आपके कांटेक्ट में। बेटा अब मैं चाहूंगा बेटा अगर आप बीएसटी इको अकाउंट्स 2020 पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, एक मार्क्स भी आपका कटना नहीं चाहिए, एक मार्क्स भी। तीनों सब्जेक्ट में 100 स्कोर करें सभी बच्चे, मैं तो यही चाहूंगा बेटा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ, रखेंगे हम आज के लिए इतना ही, बाय बाय।